जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए वीवीआई केमिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर, मतलब कि केमिस्ट्री में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, उन सभी का आंसर के साथ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम 2022 में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, और इसको कॉपी में नोट भी कर लेना है और इसी को बार बार पढ़ना है और याद करके जाना है, ताकि यही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसी को तैयारी करके अच्छी तरह से जाइए और अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख कर आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि समुद्री नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से आंसर को लिखा है, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में लिखा गया है कि आयोडीन जो होता है आपका प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और इसके मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। नंबर 1 चिली साल्टपीटर, ठीक है, जिसका सूत्र हमने लिखा है यहाँ पे NaNO3 होता है। ठीक है, और प्राकृतिक ब्राइन होता है। ठीक है, इसको आप कोष्ट लगा लीजिएगा, प्राकृतिक ब्राइन तथा समुद्री घास लेमिनेरिया, समुद्री घास लेमिनेरिया। ठीक है, तो ये इसके मुख्य स्रोत हो गया। ठीक है, चिली साल्टपीटर, प्राकृतिक ब्राइन, समुद्री घास लेमिनेरिया। याद हुआ? हमने क्या बताया आपको कि आयोडीन प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत इस प्रकार है। नंबर 1 चिली साल्टपीटर, प्राकृतिक ब्राइन, और तीसरा है समुद्री घास लेमिनेरिया। ठीक है, ये इसका मुख्य स्रोत हो गया। चलते हैं इसके आगे देखते हैं। देखिए अब हमने इसमें लिखा है, हेडिंग डाला है समुद्री घास से आयोडीन की उत्पादन, समुद्री घास से आयोडीन की उत्पादन। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है कि समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त करने की प्रक्रिया में सबसे पहले लेमिनेरिया को इकट्ठा कर सुखाया जाता है। मतलब समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हमें सबसे पहले क्या करना है, लेमिनेरिया को इकट्ठा कर लेना है और फिर उसको सुखा लेना है और एक गहरा सा गड्ढा खोल देना है और उसमें इसको डाल करके जला देना है। हमने क्या बताया कि समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त करने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो लेमिनेरिया को इकट्ठा कर लेना है, फिर उसको सुखा लेना है, फिर एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसको उसके गड्ढे में उस गड्ढे में क्या करना है, जला देना है। ठीक है, जला देने के बाद में क्या होगा, जिससे आपको प्राप्त राख, मतलब क्या प्राप्त होगा, राख प्राप्त होगा, जिसको क्या कहा गया है दोस्तों, राख जो प्राप्त होगा ना उसको केल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केल्प कहा जाता है। ठीक है, जो आपको राख प्राप्त होगा उसको केल्प कहा जाता है और जिसे हम क्या करेंगे, जल में घुला देंगे। जो केल्प प्राप्त होगा ना राख, उसको जल में घोल देना है। फिर अघुलनशील पदार्थ को छान लिया जाएगा। जो जल में नहीं घुलेगा ना, अघुलनशील हो जाएगा, नहीं घुल पाएगा, उसको आपको क्या करना है, छान लेना है। फिर छानित द्रव को, जो द्रव छान लिए जाएंगे उसको क्या करेंगे, आंशिक रावाकरण किया जाता है। छानित द्रव को क्या किया जाता है, आंशिक रूप से रावाकरण किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, सल्फेट, ठीक है ना, और क्लोराइड रावा के रूप में अलग हो जाता है जिससे। ठीक है, और जो मात्र द्रव बचता है ना उसमें आयोडाइड के रूप में रहता है। जो द्रव बचता है वो आयोडाइड के रूप में प्राप्त होता है। अब ये मात्र द्रव जो आयोडाइड है ना, उसमें हमें क्या क्या मिलाना है, 2 चीज़ मिलाना है, MnO2 और सांद्र H2SO4। इसको साथ में मिला करके गर्म किया जाता है, जिससे फलस्वरूप आयोडीन का वाष्प जो होता है आपका दोस्तों, आयोडीन का वाष्प क्या होगा,
तो आयोडीन का वाष्प यानी I2 क्या हो जाएगा, बन जाएगा यानी बनता है, जो मिट्टी के बने संघनकों में संघनित हो जाएगा और आयोडीन देता है। ठीक है, इस तरह से आपको काम करना है। अब देखिए इसका आपको रिएक्शन भी लिख देना है। क्या करना है, रिएक्शन लिख देना है अच्छी तरह से। ये जो हमने ये सोडियम आयोडाइड जो प्राप्त हो रहा था ना द्रव के रूप में, उसमें हमें क्या मिलाना था, दो साथ में मिलाना था कि MnO2 और H2SO4। ठीक है, इसको मिला करके साथ में फिर इसको रिएक्शन कराया जाएगा। ठीक है ना, रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा भाई, रिएक्शन जब कराइएगा आपको तो रिएक्शन कराइएगा ना तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट बन जाता है और मैग्नीज सल्फेट बनता है। ठीक है, और यहाँ पे जल और आयोडीन प्राप्त हो जाएगा। यही तो आयोडीन हमें प्राप्त करना था। ठीक है ना, तो ये 2 और 3 यहाँ पे संतुलित करने के लिए लगाया गया है, तो ये रिएक्शन याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि याद हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर नहीं याद हुआ हो तो एक बार लिख लीजिए अच्छी तरह से और फिर इसको एक बार 2 बार पढ़िए, लिखिए, याद हो जाएगा। फिर से देखिए आपको बता देते हैं कि आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या होता है, समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप अच्छी तरह से लिखिएगा कि आयोडीन जो होता है प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत इस प्रकार है, चिली साल्टपीटर, ठीक है, यानी NaNO3। सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरा प्राकृतिक ब्राइन लिख दीजिएगा, समुद्री घास लैमिनेरिया लिख दीजिएगा। ठीक है, और समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन कैसे करना है, तो हमने बताया है आपको कि समुद्री घास लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त करने की विधि में, चाहे प्रक्रिया में, सबसे पहले लैमिनेरिया को हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसको सुखा लेंगे, एक बड़ा सा गड्ढा खोनेंगे, फिर उसमें जला लेंगे, फिर जलाने के बाद जो राख प्राप्त होगा उसको केल्प कहा जाएगा। ठीक है, और जिसको क्या किया जाएगा, तो जल में घुलाया जाएगा, तो जो अघुलनशील रहेगा मतलब नहीं घुलेगा उसको छान लिया जाएगा और छानित द्रव को आंशिक रूप से रावाकरण करेंगे और साथ में उसमें क्या करेंगे हम, सल्फेट और क्लोराइड रावा के रूप में अलग हो जाएगा जिससे। ठीक है, और जो मात्र द्रव बचता है ना उसमें आयोडाइड के रूप में रहता है जो द्रव बचता है। और उसके बाद हमें क्या करना है भाई, तो जो आपका मात्र जो द्रव रूप में बचेगा ना आयोडाइड यानी आयोडाइड, यानी कि द्रव रूप में जो आयोडाइड बचेगा सोडियम आयोडाइड, उसमें हमें क्या करना है, मैग्नीज MnO2, ठीक है, और आपको H2SO4, इसको क्या करना है, मिला करके साथ में गर्म किया जाएगा जिससे आयोडीन जो है आपका वाष्प के रूप में बनेगा और मिट्टी के बने संघनकों में इसको संघनित कर लेना है जिससे आयोडीन देता है ये, और ये रिएक्शन आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अच्छी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताएंगे, फिर अगले पार्ट में आगे और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। तो हमने अच्छी तरह से आपको लिखा है, लिखकर बताया है कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CxH2Y होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, याद हुआ कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन जिसका जनरल फार्मूला CxH2Y, ठीक है, होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, चाहे कहलाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार हम बताए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड। पहला क्या हमने बताया है, मोनोसैकेराइड। तो देखिए इसमें क्या हमने बताया है, इसका आंसर अच्छी तरह से बताया है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जल अपघटन हम नहीं कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, और देखिए दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका अजल अपघटन 2 से 10 यानी 2 से
10 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होंगे। जल हम मतलब कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हम जल अपघटन कराएंगे ना, जल अपघटन, तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु के रूप में प्राप्त होगा ना, उसी को हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। जैसे चीनी हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, माल्टोज हो गया आदि। आगे देखते हैं, ये तीसरा है। तीसरा में क्या बताया गया है कि पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होगा भाई? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, उसको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे, क्या कहलाते हैं वह। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आप पढ़े होंगे, तो आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो फिर से एक बार वीडियो को देखना है और अच्छी तरह से कॉपी में इसको नोट कर लेना है, और एक बार दो बार फिर देखना है ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, जिसका जनरल फार्मूला CxH2O होता है, जिसको क्या कहेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, चाहे कहलाता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया आदि। और ये जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे पहला बताया गया है मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, उसको हम मोनोसेकेराइड कहेंगे, चाहे कहते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया आदि। और दूसरा हमने बताया है ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? तो ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। जैसे चीनी हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड, ये तीसरा है इसका प्रकार। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया आदि, ठीक है। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन अच्छी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बताया है आंसर के साथ, ठीक है, जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसको कॉपी में लिख लीजिए और इसको अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, याद कर लीजिए, ताकि ऐसे प्रश्न आपके क्वेश्चन में देखने को मिले तो अच्छी तरह से आप लिख लें। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन का आंसर लेकर आऊँ, ठीक है। तो इसमें हम 4-5 पार्ट में आपको जितने भी दीर्घ क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है ना, 2022 के, उन सभी का गेस करके अच्छी तरह से आंसर के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को, घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।